नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की उपयुक्त धारणा को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के राज्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जाती हैं। कई इसके लक्षण हैं और विशेषताएं एक ही बात है। तो जैसे आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सबसे पहले क्या है, आर्थिक सुरक्षा की कैसे क्या व्यवस्था इसमें होती है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित होते हैं। हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में केंद्रित होती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। क्या है इसमें, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य निम्नलिखित 3 बातों से लिया जा सकता है। ये आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था से संबंधित ही हेडिंग आएगी। जैसे सभी व्यक्तियों को रोजगार, ऐसे सभी व्यक्तियों को भी जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उनकी योग्यता अनुसार उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सकता है, उनके जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य द्वारा व्यक्तियों को रोजगार देना चाहिए। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, ये भी आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था में भी आता है कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। इसमें क्या है कि एक मनुष्य को अपने कार्य के बदले में इतना परिश्रमी अवश्य ही मिलना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति की जा सके। न्यूनतम जीवन स्तर के संबंध में एक अर्थशास्त्री है क्राउथर ने कहा था कि नागरिकों के लिए अधिकार रूप में उन्हें स्वस्थ बनाने रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, निवास की व्यवस्था की जानी चाहिए और वस्त्र की आदि के न्यूनतम जीवन स्तर की ओर से उन्हें चिंता रहित होना चाहिए। शिक्षा को उन्हें पूर्णतम समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था के दुख से उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य में किसी एक के लिए अधिकता के पूर्ण सबके लिए पर्याप्त ही व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब कुछ लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है, वह किसी एक के प्रति नहीं बल्कि सभी के लिए कार्य करे। और अधिकतम समानता की स्थापना भी आर्थिक व्यवस्था की उसमें होनी चाहिए। जैसे संपत्ति और आय की पूर्ण समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय, तथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा संबंधी कार्य में उचित अनुपात होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, व्यक्ति की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आता है दूसरा, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। ये 3 हेडिंग मैंने आर्थिक से संबंधित बताई थी हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित में 3 हेडिंग आई। अब आता है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। इसमें राजनीति के बारे में बताया जाएगा कि राज्य में क्या होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो
और ये अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इसमें भी कई बातें आती हैं, जैसे लोकतंत्रीय शासन, नागरिक स्वतंत्रता। तो लोकतंत्रीय शासन क्या है? राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकता। वस्तुतः इन शासन व्यवस्थाओं में उसके कोई राजनीतिक अधिकार होते ही नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है। अतः एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। जहाँ लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था हो वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक हो गया लोकतंत्रीय शासन, अब दूसरा आता है नागरिक स्वतंत्रता। संविधान द्वारा लोकतंत्रीय शासन की स्थापना कर देने से ही राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती है। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती और लोकहित की साधना के बिना लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा के बिना शरीर के समान होगा। चीन जैसे साम्यवादी राज्यों में नागरिक के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं और परिणामतः राजनीतिक सुरक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि चीन को लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है। वहाँ व्यक्ति को इतना दबा के रखती है वहाँ की सरकार कि उसे लोक कल्याणकारी राज्य कह ही नहीं सकते हैं। अभी एक आर्थिक सुरक्षा संबंधी बताई, दूसरी हमने राजनीतिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था बताई। तो अब बताते हैं तीसरी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में क्या आता है कि सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है और इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत कर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान किया जाए। इसमें डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि सामाजिक समानता का सिद्धांत इन मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के दुख सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है। वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य में जीवन के सभी पक्षों में समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य जो होते हैं उसमें सभी को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और वही लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। चौथा आता है राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। राज्य के कार्यक्षेत्र में क्या वृद्धि होनी चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को भी सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट या कम नहीं होती है। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था वरन जैसा कि हॉब्सन ने कहा है कि डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी के एजेंट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियंत्रण तथा सैकड़ों रूपों में कार्य किया जाना चाहिए राज्य की तरफ से। राज्य के ये कार्य राज्य के द्वारा होगा तो उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी होनी चाहिए कि इन सब के अतिरिक्त एक लोक कल्याणकारी राज्य वह भी होता है अपने राज्य विशेष के हितों से ही संबंध न रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए उसका सहयोग। अपने ही देश से मतलब ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सहयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना के विकास ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि शस्त्र मानवता के बीच में अकेला राज्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता। एक कल्याणकारी राज्य तो वह होता है जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है के विचार पर आधारित होता है।
लोक कल्याणकारी राज्य वही होता है जो संपूर्ण विश्व को मेरा कुटुंब के हिसाब से देखता है। तो ये लोक कल्याणकारी भावना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना है, तो भारत हमेशा इसमें सहयोग करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा बना रहे, और चीन में ये बातें देखने को नहीं मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। धन्यवाद।